बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरी जानब से और राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब की जानब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में जो मेन इश्यूज़ हैं, जो मेन टॉपिक हैं, मौजू हैं, उसमें आज़ाद कश्मीर का बजट है और G20 का इजलास जो श्रीनगर में अभी उस मुनक़द होने का, उसका जो इनकाद का जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीनगर यानी मकबूजा कश्मीर ने जो जारी किया है, उस पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और इसी के साथ मकबूजा कश्मीर में जो जमात इस्लामी के तकरीबन 335 स्कूल थे, उनको बंद करने का अहकामात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी कर दिए हैं। उसके असातिज़ा और तकरीबन 35 से 40 हज़ार तलबा पे मुश्तमिल वो बच्चे जो थे वो भी स्कूलों से आउट हो जाएंगे, वो स्कूल बंद हो जाएंगे। इस पर भी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही नीलम वैली में जो बकरवाल जो हमारे गए हैं, जो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की इकानमी के माशियत के रीढ़ की हड्डी है, और गोश्त के हवाले से वो हमें जो आज़ाद कश्मीर के 40 लाख लोगों को मुस्तफ़िद करते हैं, उनके इस वक्त इस बर्फ़ की वजह से और इस सख्त सर्दी की वजह से वहाँ उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया चूँकि बर्फ़ पड़ी। नाज़रीन, बजट के हवाले से हम आज़ाद कश्मीर में जो बजट अभी आज जो बड़ी मुश्किल से पेश हुआ, चूँकि हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ ने उस बजट में पार्टिसिपेशन से इनकार कर दिया था और उसके चंद बड़ी वैलिड वजूहात थी जिस पर कायदे हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एहतजाज भी किया कि उन कमेटियों के जो जहाँ हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ़ ने चेयरमैन बनना था वहाँ वज़रा को चेयरमैन बना दिया गया, लेकिन उस हवाले से उनका बजट इजलास का मुकम्मल बाइकाट करना था। लेकिन लंबी और तवील गुफ्त शुनीद के बाद अभी जो चंद मिनट हुए बजट इजलास का आगाज़ हुआ है। बजट इस वक्त जो है वो टोटल 1 खरब और 63 अरब रुपीज़ का बजट है। इसमें से 1 खरब 35 अरब जो है वो गैर तरक्याती अखराजात पर मबनी है, और इसका जो टोटल तामीराती यानी जिस पर आज़ाद कश्मीर की बिल्डिंगें बननी हैं, तामीर और तरक्की होनी है, वो 28 अरब का है। पूछना यह है, सवाल यह हमारा कि 28 अरब रुपया खर्च करने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 1 खरब और 35 अरब रुपया देती है। क्या ये जस्टिफाई है? ये इस पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सोचना गवारा करेंगे अगर उनको फुर्सत मिल जाए कि मेरा 28 अरब रुपया मैंने खर्च करना है। उन्हें तो ये चाहिए था कि 28 अरब रुपए के साथ कई अरब रुपया यानी 20 से 30 अरब रुपया तालीम के लिए होता, 20 से 30 अरब रुपया सेहत के लिए होता, और 20 से 30 अरब रुपया यानी सिक्योरिटी, अदलिया और इन चीज़ों के हवाले से होता। तो हम ये समझते हैं कि बड़ी बात थी, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ इंतज़ामी उमूर इन फाइल वर्क को निपटाने के लिए वो एक लंबी कतार है, एक बहुत बड़ा हुजूम है, और बजट का जो 95% हिस्सा है वो तनख्वाहों पर अदा कर दिया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारी जो आज़ाद कश्मीर की जो इस सिटिंग गवर्नमेंट है, इसको हटाने के हवाले से भी फेडरल गवर्नमेंट ने 5 रुकनी कमेटी का एक जो है वो एक स्ट्रक्चर, वो कमेटी बना दी है जिसमें कमरुज़्ज़मा कायरा हैं और इसी तरह से अय्याज सादिक हैं, बरजीस ताहिर हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं। ये लोग अब वो मैकेनिक्स यानी बजट के बाद ये तैयार करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को किस तरह से हटाया जाए और वहाँ अदम एतमाद जो लाई जाए उसकी कामयाबी के लिए किस तरह एश्योरेंस, यानी 6 मेंबरान जो हैं वो PTI के इन्होंने लेने हैं, वो क्या मुमकिन हो सकेगा। लेकिन साथ ही आज के इसी इजलास में हमारे जो प्रेसिडेंट साहब के सगे भाई है वो भी असेंबली मेंबर हैं और उनके बेटे जो हैं वो भी है। उन्होंने कैबिनेट के इजलास में शमूलियत इख्तियार नहीं की, चुके मीरपुर के जो MDA है उसके जो DG डायरेक्टर जनरल है उनकी एक्सटेंशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 3 साल की कर दी गई। वो 1 साल के लिए उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और उस पर भी बड़ी रिजर्वेशन थी, चूँकि वो चौधरी सईद के भाई हैं
इस हवाले से बड़ी रिजर्वेशन थी, बड़ा एहतजाज था प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर का, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुनासिब समझते हुए उनकी एक्सटेंशन 3 साल की कर दी। इसी तरह नाज़रीन, G20 के हवाले से हम ये देखते हैं कि G20 जो बड़ी क़ुव्वतों का एक इत्तेहाद है, जिसमें इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, ये बड़ी क़ुव्वतें हैं और उसमें मिडल ईस्ट के लोग भी हैं। इन सब ने आइंदा चंद दिनों के बाद श्रीनगर आना है और वहाँ ये जो G20 की मीटिंग होगी वो श्रीनगर में होगी। इन्होंने ये डिसीजन करना है, उस मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और क्या करना है। नाज़रीन, इस हवाले से एक छोटा सा नोट मुझे अभी किसी ने भेजा आज़ाद कश्मीर से। हिंदुस्तान G20 कॉन्फ्रेंस 2023 में अपने ज़ेरे इंतज़ाम ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर में कराने जा रहा है। हिंदुस्तान इस एहतमाम को कश्मीर की इक़्तिसादियात और टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए एक नेक और मासूम इकदाम साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये भारत की 5 मार्च 2020 की दुबई में कराई गई कश्मीर कॉन्फ्रेंस की तरह कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ मजबूत बनाने की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक तहरीक होगी। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी को चेक पड़ गई है। कश्मीर की आज़ादी का रेफरेंस आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों के हाथ में एक गिदड़ सिंगी है। इसे मफाद के महबूब को ज़ेर करने और कदमों में ढेर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सियासतदान चाहे जो कहें, अब वो कश्मीर की नीलामी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि ये इंडिया का सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि कश्मीर को हड़प करने का अग्रेसिव जो एक्शन है तारीख में, यानी 75 सालों में, वो G20 की कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में मुनक्कद करने के हवाले से है। नाज़रीन, इसी के साथ हम ये समझते हैं कि तालीम के हवाले से जिस तरह से इंडिया ने जमात इस्लामी के ये स्कूल जो थे, इस वक्त कश्मीर की आज़ादी जो थी, तहरीक जो थी, वो मुजाहिदीन जो थे, जो पढ़े लिखे बच्चे वो सामने आ रहे थे, जाने दे रहे थे, इन स्कूलों से तो हम ये नहीं कहते कि वहाँ से निकलते थे, लेकिन एटलीस्ट जो इस वक्त PhD और दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर और डॉक्टर्स जो है वो इन स्कूलों से निकल कर कश्मीरियों की खिदमत कर रहे थे। उन स्कूलों का बंद हो जाना, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो एक जुल्म है इंडिया का, मोदी का, वो ये है। इसी तरह से बकरवाल जो थे, हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो ही बर्फ़ पड़ी थी तो नीलम के, मैं समझता हूँ कि DC नीलम जो मौजूद है वो बड़े मुतहर्रिक रहे। ख्वाजा साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उन लोगों को फर्स्ट एड या इमरजेंसी में कोई एड मुहैया की जाए, लेकिन बहरहाल उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। नाजरीन, मेरे साथ राजा साहब तशरीफ रखते हैं। राजा साहब, हमने जो सरसरी से जिक्र किया, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि बजट के हवाले से आपका क्या इनपुट है, और इसी तरह से आज़ाद कश्मीर के हमारे जो सदर है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अपने दौरे की जो सक्सेस स्टोरी है वो प्रेस के साथ भी शेयर की, और आज वो मीरपुर तशरीफ लेके जा रहे हैं और वहाँ जाकर वो अपने इस कामयाब दौरे के हवाले से तकरीरें करेंगे, क्लैपिंग और जो भी हार और जो भी तूफान होगा उस हवाले से बातचीत करेंगे। आपके पास क्या? शाह साहब, ये जो आज़ाद कश्मीर का बजट कल असम्बली में पेश हुआ है, तो इसका हजम के अतबार से 2001 अच्छा बजट है, जिसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इसमें को 20 अरब से ज़ायद का खसारा है, यानी जो वो उन्होंने ऐसे अदाद शुमार पेश किए हैं कि ज़रा उनके पास जो आमदन है तो ज़रा अभी उन्होंने वो उसकी यानी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़ज़ाना बताएंगे कि ये उन्होंने ये पैसे कहाँ से इत्माम करेंगे, जो बकिया पैसे। एक हफ़्ते से जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत, इस्लामाबाद हुकूमत के दौरान बजट पर उस पर शदीद इनके तफसात खदशात थे, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ऐलान किया था हम ये एहतिजाजन इशात ये बजट ही ना पेश कर सकें। पहले इस्लामाबाद में ज़िम्मेदार जो अदारे हैं उनके वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात हुई, और फिर अमलन फिर जाकर आज़ाद कश्मीर हुकूमत बजट पेश करने पर उसने कहने हम पेश करेंगे। अभी शाह साहब, ये जो आज़ाद कश्मीर का बजट है, बदकिस्मत रियासत है कि हमारा तकरीबन कोई 92 से 93% जो बजट है ये गैर तरक्की अखराजात पर है, सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों पर है, और सारे का जो यानी हम जो आज़ाद की जो अवाम है, जो यानी जो डायरेक्ट अवाम के ऊपर खर्च होगा वो 28 अरब तरक्याती बजट है। लेकिन अगर हम तरक्याती बजट का भी देखें तो वो जो 28 अरब है, जिसके लिए यानी 1 खरब और 33 अरब हम खर्च करते हैं, यानी उसको अवाम पर लगाने के लिए, तो वो भी हर साल लैप्स होता है, उसके भी जो उसका ज़मीन पर लगना, वो भी 28 अरब रुपया भी इतना बड़ा हजम लोगों का रखने के बावजूद भी वो नहीं लगा पा रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर का यानी हर साल यानी उस जो ही बजट करीब आता है तो रातों रात ये स्कीमें बनाकर तो एक खतीर रकम जो है ना, वो जो यानी ब्यूरोक्रेट वो अपने
परिंदों के जरिए से खर्च करते हैं। अब जो सबसे अहम बात है इस बजट के शाह साहब कि जो आज़ाद कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर सख्त मुतासर है। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, वहाँ भी आप अभी कितनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट गए आज़ाद कश्मीर में। एक अल्लाह ने हमें एक मौका फराहम किया था कि हम इस यानी इस सेक्टर को डेवलप करें। उसकी बुनियादी ये था कि सड़कें हमारी बेहतर हों और यहाँ इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर का तमाम जो ज़िली हेडक्वार्टर हैं यानी 3-4 घंटे का मसाफत है। लेकिन इस तरफ कभी जो पिछली हुकूमत फ़ारूक अदर साहब ने 5 साल गुजारे और उनके पास भी यानी 13वीं तरमीम के पास एक अच्छा खासी बजट था उनका, और वो भी उस सड़कें वो नहीं बना सके और जाकर लोगों को सहूलियात फराम नहीं कर सके, पानी हम जो फराम नहीं कर सकते। इन 74-75 सालों में जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, छोटा सा खिता है शाह साहब, हम तकरीबन जो 5000 मरबा मील है और यानी हमारी को 40 लाख आबादी है, हम इन 40 लाख लोगों को इस छोटे से खिते पर उन्हें बुनियादी सहूलतें नहीं दे सके हैं। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद, बेस कैम्प के दावेदार होने के बावजूद। अब सवाल ये कि फिर हमने करना क्या है? जो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी बात की, ये जो अगले स्टेज हैं, जो अपोजिशन ने एहतजाज किया इसका हिस्सा नहीं बनी है। बिल्कुल आपने जो उनका जो कायमा कमेटी के इशूज़ थे कि जो हुकूमत ने एक अपोजिशन के बकौल कि गैर आइनी गैर कानूनी उन्होंने एक इकदाम उठाकर जो अपोजिशन का राइट था तो उसको सलब किया, ख़त्म किया, जिसकी वजह उन्होंने ऐलान किया कि हम अभी किसी हुकूमत साजी में, किसी असम्बली इजलास में हुकूमत के साथ किसी सतह पर हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये तो अभी जो हुकूमत ने बजट पेश किया है तो ज़ाहिर अभी हमारी तो को ये थी कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो एक बेहतरीन और कामयाब के कारोबारी शख्सियत थे, तो वो उनकी इस दौरे हुकूमत में इसमें शायद कोई बेहतरी आएगी, बजट में इजाफा होगा। फिर इनकी पिछली हुकूमत ने कयूम नियाज़ी साहब ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने को 500 अरब का पैकेज का ऐलान किया, तो वो पूरे 8 माह ये नारे लगाते रहे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जलसे में उन्होंने इसके खुशरबी से यानी सुनाते रहे। वो 500 अरब में से कोई एक आना भी आज़ाद कश्मीर का आवाम को नसीब नहीं हुआ। अभी यह था कि इस्लामाबाद में हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत आ गई है और जो है मुजफ्फराबाद में PTI की हुकूमत है। अभी ये मौजूदा हुकूमत के लिए और आजमाइश है कि वो इन थोड़े से पैसों से कैसे तमीर और तरक्की करेगा। उनके पास उस तरह का जो उन्होंने यानी तखमीना लगाया था नहीं हो सका सारा। इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि हमारे बजट में से तालीम के लिए कोई पैसा नहीं जाता। हॉस्पिटल्स में जो इस वक्त जो है जितने बड़े हॉस्पिटल हैं वो रेफरल पॉइंट बन चुके हैं, यानी वहाँ बस सिर्फ गाड़ी एम्बुलेंस खड़ी होनी चाहिए, वहाँ पेशेंट जाता है। कल भी बाग में एक नौजवान बच्चा जो है वो 4 बजे गया, कोई डॉक्टर रात के 8 बजे तक नहीं आया। 8 बजे आया और उससे पता लगा कि शदीद उसके सर में दर्द है और उसकी वहाँ डेथ हो गई। डॉक्टर कहता जी अब तो या इसको पिंडी ले जाएं, और उसी दौरान ये गुफ्तगू कर रहे थे, वो उसकी डेथ हो गई उधर ही। तो मुझे ये बताएं कि हम किस तरफ और किस तरफ जा रहे हैं। सब देखें ना, कोई एक कोई अदारा जो आज़ाद कश्मीर का है, आप हेल्थ का निज़ाम देखें, आप तालीम का निज़ाम देखें, कितनी बड़ी तादाद में हमारे टीचर हैं आज़ाद कश्मीर है। तो आप सरकारी स्कूलों का मेयार तालीम देखें, आप सरकारी हॉस्पिटल का देखें, जो भी छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हम आएंगे और इसी मौजू पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और इसमें जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने 5 रुकनी कमेटी बनाई है हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को अनस्टेबल करने के लिए और तहरीक में एतमाद लाने के लिए, उस हवाले से हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन। तो जी राय साहब, जिस जगह हमने छोड़ा था, इस वक्त बजट पे तो आपने तफसीलन बात की, लेकिन बहरहाल हमारा बजट के हवाले से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आज तक आवाम तक उसका मफाद नहीं पहुंच सका। और हमने जिस तरह से हाल ही में हुआ है कि हमारे प्रेसिडेंट ने 12 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली, मर्सिडीज खरीद ली, तो सब लोगों ने, अब मैं ये चाहता हूँ कि वसतुल्लाह खान का एक छोटा सा जो कॉलम है मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करूं। पूरा तो नहीं कर सकता, इंतहाई पढ़ने वाला और सुनने वाला ये कॉलम है, लेकिन बहरहाल नाजरीन में छोटी सा उसकी जो क्लिप है, हमें ये जान का दूनी मसरत हो रही है कि इस वक्त जब कौमी माशियत गहरी खाई के दाने पर खड़ी है, डॉलर मुस्तकिल कौमी खजाने के किले में शगाफ बढ़ाता जा रहा है, किफायतशारी लग्जरी आइटम की दरामद और बिजली की बचत के लिए कारोबार की जल्द बंदिश समेत एक हाहाकार अलग मची पड़ी है। कुछ पता नहीं कि IMF के रूठे सयाह कैसे मानेंगे
कैसी लाल बुजक्कड़ की समझ में नहीं, किसी लाल बुजक्कड़ की समझ में नहीं आ रहा कि मुल्क को सिलेंडर बनने से रोकने के लिए फिसलान ढलान पर ऐसी क्या रुकावट डाले कि कम अज कम इसमें पाँव ही अटक जाए, भला हम भी साथ लटक जाए। इस पर से मंजर में आज़ाद कश्मीर से आने वाली एक खबर ने दिल खुश कर दिया। वहां की हुकूमत जिसके लगभग 90% बजट इस्लामाबाद फराहम करता है, उसने फैसला किया कि सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत की मर्सिडीज S500 ऑटोमेटिक खरीदना इस वक्त कश्मीर काज के लिए असबा ज़रूरी है। इस गाड़ी के लिए बजट में रकम मुख्तस हो चुकी है। इस बाबत नोटिफिकेशन एन उसी दिन जारी हुआ जब वुज़रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए तवज्जो दिलाई कि इस बार इस्लामाबाद से मिलने वाली ग्रांट में सेहत, तालीम और तरक्की मनसूबों की मद में रकम की कटौती कश्मीरियों के साथ कितना बड़ा यानी एक नया इशू है, मसला है। राय साहब, ये वसअतुल्लाह खान की अपना एक बड़ा लंबा कालम है और हमारी मर्सिडीज खरीदी गई तो इसी बजट के हवाले से हमारी सेहत के लिए पैसे नहीं, तालीम के लिए पैसे नहीं, लेकिन इन गाड़ियों के लिए और ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और वुज़रा की फ़ौज के लिए हैं। जी शाह साहब, जैसे हमने पहले कहा कि अगर जो एक तरफ़ आज़ाद कश्मीर हुकूमत ये कर रही है कि उनके पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, जो वफाकी हुकूमत है ये बजट पर कट लगा दी है, नॉर्मल पर लगा दिया, तरक्याती बजट पर लगा दिया, एक तरफ तो ये हुकूमत का उनका शातियों को जायज़ भी होगा, लेकिन जो इनके अपने पैसे जिस तरह से वो खर्च कर रहे हैं उससे पहले फारूक अदर साहब ने किए, फिर अभी जो मौजूदा हुकूमत है जिस तरह के साथ एक सदर साहब के लिए अभी जीप खरीदी गई, उसके बाद अभी उनके लिए जो मर्सिडीज़, फिर जितने साबिक़ सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, मौजूदा जो वज़ीर हैं, इनके लिए शाह साहब नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए यानी उनकी जो मंजूरी हो चुकी है। ये बिल्कुल यानी जिस तरह तमाम लोगों का, बल्कि खुद जो PTI का अपने ज़िम्मेदार लोग हैं वो भी इस पॉलिसी पर शदीद एहतियात करें। अब हम आते हैं शाह साहब के जो बैरिस्टर सुल्तान का दौरा यूरोप हुआ, वो 10 दिनों के बाद वहाँ पर कामयाब दौरे के बाद वापस आए और कल उन्होंने इस कामयाब दौरे की खुशी में एक रैली निकाली मीरपुर से, मीरपुर के लोगों ने उनका वालाना इस्तकबाल किया और उनका यह था कि मसला कश्मीर में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और वो बहुत करीब लगा के आए हैं। तो ये जो ही बैरिस्टर साहब आज वो चले तो यानी जैसे आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसने ऐलान किया है कि G20 जो नेक्स्ट जो इजलास होगा कॉन्फ्रेंस वो श्रीनगर पर। हम शाह साहब अपनी सदाई कश्मीर के ज़रिए से दर्जनों बार ये कह चुके हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तान तवातर के साथ एक मनसूबबंदी के तहत एक टारगेट अपना लेकर तो वो कश्मीर पर जो कब्ज़ा है उसको नाजायज़ कब्ज़े को मुस्तहकम करने के लिए, आलमी बरादरी की हमायत करने के लिए तमाम स्टेप उठा रहा है जी। उसका जवाब में जो हमने करना था, जो हुकूमत पाकिस्तान ने इक़दाम उठाने थे, जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर हम माजरत के साथ वो ना कर पाए। इमरान खान साहब ने पहले आधे घंटे का एहतियात निकाल दिया, वो भी चंद हफ्ते चलता रहा, एहतियात ख़त्म। उसके बाद मौजूदा हुकूमत को अभी जो इत्तेहादी हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, जिसके यानी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, हमें तवक्को थी कि ये नई हुकूमत है और इनकी माजी की इस हुकूमत के उससे सीख कर हमको नई सिमत का तयन करेंगे, लेकिन हम ये भी हुकूमत है हम उसके ऊपर ना बढ़ सके। अब ये जो G20 का इजलास जब श्रीनगर में होगा उससे पहले इंडिया ने जो अबूधाबी में, दुबई में एक वहाँ पर जाकर नुमाइश की, आलमी नुमाइश में हिस्सा लिया, वो कश्मीर पर जाकर किया और वहाँ से मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब वालों ने आकर वहाँ श्रीनगर के अंदर अपनी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की और अरबों डॉलर की सरमायाकारी अब श्रीनगर में होने जा रही है। एक तरफ हिंदुस्तान की ये पॉलिसी है और फिर ऐसा ही नहीं है कि हिंदुस्तान ने तमाम इकदाम उठाए, वो एक साथ तमाम मौजू पे है। वो पाकिस्तान को उसने ये जो FATF में जकड़ा, पाकिस्तान के मालियाती अदर FATF का हिंदुस्तान मेंबर है और हमने क्यों, उसने कहा कि अगर आज हमको ज़्यादा कश्मीर का दुख कोई इस तरह उठाते हैं या कोई एक ऐसा वाक़ा हो, हिंदुस्तान उसको दोबारा नहीं करेगा, वहाँ FATF में ले जाएगा और पाकिस्तान को मुश्किल पैदा करेगा। और ये तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ होने के बावजूद हमने शाह साहब सरेंडर कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने मफादात के लिए वो जो ये 5 अगस्त 2019 की हिंदुस्तान इक़दाम के जवाब में हमने कुछ ना करे और मासूम और मजलूम जो कश्मीरी हैं हमने उनको हिंदुस्तान के रहम कर पर छोड़ दिया। अब जब ये G20 के इजलास हो जाएगा, हिंदुस्तान अपने वो कब्ज़े को मुस्तहकम करेगा, वहाँ उसने जो अपना जो बजट अभी हम अगले प्रोग्राम में आपको सारे आदात और शुमार बताऊँगा कि हिंदुस्तान ने जो अपना बजट कश्मीर में दिया हुआ है, आज़ाद कश्मीर का, गलगित का, बलूचिस्तान का और KPK के मजमू बजट को मिला का ज़्यादा है।
एक तरफ वो सारे इस कदम उठा रहा है, हमारे पास कोई फैसला नहीं है, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो ये जो वहाँ जो हालात पैदा हैं कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वो बार बार पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं, वो हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है इनके कुछ इशूज़ हैं, कम अज़ कम फ़ौज सारी ज़िंदगी इन 74 सालों में कश्मीरियों के साथ खड़े, ये क्यों नहीं मदद कर, ये अवाम का क्यों शिकार है, ये रोड मैप क्यों नहीं, ये रोड मैप क्यों, ये पीछे क्यों हट गई, ये रोड मैप क्यों नहीं दे रहे। अभी दोबारा है शाह साहब मसला कश्मीर जिस नाजुक मोड़ पर खड़ा चुका है उसका तकाजा करता है कि हमें अस्सर कश्मीर पॉलिसी का तयन को, जिसमें हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें हमारे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें हमारे यानी जितने भी जो लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, हमें ये सबको मिलकर जमात इस्लामी के जो स्कूल बंद कर दिए गए हैं, इसके हवाले से आपके पास क्या साथ देखेंगे? ये जो फला आम ट्रस्ट था जमात इस्लामी का, इसके ज़रिए से कोई तकरीबन को 334-35 जो स्कूल थे, उसमें स्कूल थे यानी कॉलेजेस थे सारे, पूरा एक जमात इस्लामी का नेटवर्क था। तो उसको हिंदुस्तान ने, क्योंकि जमात इस्लामी पर हिंदुस्तान ने पहले ही जो पाबंदी लगाई, हाँ वो उनको बैन है, वो कलादम तंजीम है, तो जमात इस्लामी के तहत चलने वाले सारे स्कूलों को उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। उसने कहा इनके बच्चे फौरी शिफ्ट किए जाएँ। उसने एक मखसूस फ्रेम कि आइंदा किसी स्कूल में ये स्कूल का नहीं होगा। उन्होंने अभी उनको सील करना शुरू कर दिया और बच्चों को शिफ्ट करे। ये बहुत संगीन मामला है, ज़ाहिर इंसानी हुकूक का मसला है, वहाँ कश्मीर के बच्चों की तालीम का मसला है। तो पाकिस्तान के इन सारे इशूज़ को उठाना चाहिए था। कल सरदार अतीक साहब ने भी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुतालबा कि यासीन मल्लो का इशू था कि हम यासीन मल्लो के मुकदमे को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। यासीन मल्लो को हिंदुस्तान ने सज़ा दी थी, तो क्या हुआ शाह साहब? क्या कोई इस्लामाबाद में कोई वाज़ेह पॉलिसी हुई यासीन मल्लो के हवाले से? क्या कोई जो हम इवन कि हमारी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बैठी है इस्लामाबाद में मादरत के साथ, वो कोई अवाम का शिकार है कोई यासीन मल्लो के मामले पर? हम जो कश्मीरी हैं, हम इवन के जो कश्मीरी हैं, आर पार के कश्मीरी हैं, मुजफ्फराबाद की हुकूमत है, गिलगित की हुकूमत है, श्रीनगर के सारे हम अवाम का शिकार है, हमको एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। फिर शाह साहब अहम चीज़ जो हिंदुस्तान ने अभी यानी कश्मीरियों को दोबारा हदबंदी की है, वहाँ पर उस हल्का बंदियाँ की हैं, तो उस हल्का बंदियों में उसने शाह साहब 6 सीटों का इजाफा किया है वहाँ, यानी पूरी जो मकबूजा कश्मीर की असम्बली, अभी मकबूजा कश्मीर असम्बली बहाल होने जा रही है। वो असम्बली को बहाल करके क्या करना चाहता है? वहाँ पहले ये था कि वहाँ 46 सीटें थी वहाँ पर श्रीनगर की, और जो इस तरफ की सीटें थी ये कम थी जिसको, तो अभी उसने ये किया कि 7 सीटों में से 6 सीटें जम्मू को दे दी। जम्मू की सीटें असम्बली में होगी 43, और जो श्रीनगर वालों को उसको 1 सीट का इजाफा करके पहले 40 थी अभी 47 कर दी। अभी वहाँ एक तो उसने ये किया, जो 7 सीटें इजाफा किया, उसने जो बीजेपी की हामी लोग हैं या जो उसके अपने जो लोग हैं वो सीटें उन हल्कों में दे दी, जाओ उनको मज़ीद 7 लोग असम्बली में पहुंच जाएंगे। यानी वो तमाम मरलों पे सियासी यानी उसके ऊपर भी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई, वो सारे मौजू पे बैक वक्त चल रहा है। अभी जब कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, कश्मीर में दोबारा असम्बली को बहाल करने जा रहे हैं, लद्दाख को उन्होंने अलग कर दिया, यानी उसको जो पहले से अलग करके रख दिया है। जब ये सारे स्टेप हो जाएंगे तो हम बेबसी के आज़ार करेंगे, तो शाह साहब फिर कश्मीरी क्या करेगा? अच्छा जी, मैं बिल्कुल सही है जनाब। इस हवाले से हम तो कई मरतबा, अब 7 साल हो गए हमारे इस प्रोग्राम को जारी है सारी, और ये कश्मीर स्पेसिफिक था। कश्मीर के हवाले से हमने वो तमाम अपनी तरफ से वो तमाम इश्यूज़ जो डिस्कस किए वो आवाम के सामने, आप नाज़रीन के सामने लाए, और लेकिन हम 1 इंच कश्मीर के हवाले से ना तो पॉलिसी को बनवा सके, ना कश्मीर के हवाले से आज़ाद कश्मीर की पार्टियों को सामने ला सके, वो सिवाय अपने निजी झगड़ों के। अच्छा, ये आपके पास क्या खबर है जी कि ये जो अभी 5 रुकनी कमेटी आज़ाद कश्मीर में, अगर ये हुकूमत थी इस हमारे जो सरदार तनवीर इलियास साहब की, इनकी बारे में यानी जो मासेस में जो खबरें चलती हैं या सहाफ़ियों के पास जो खबरें चलती हैं कि जो भी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, टाइम कर किया जाता है, तो ये इनको कई मसरूफियात होती हैं, अदम तवज्जो या अदम दिलचस्पी का वो नज़र हो जाती है, मीटिंगें अटेंड नहीं कर पा रहे, बजट के हवाले से सही इन्होंने कोई कंसंट्रेशन नहीं किया, आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की और उसके इश्यूज़ के हवाले से कोई कंसंट्रेट नहीं किया। लोग जनरली जो इनसे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे वो पूरी नहीं हो रही, पूरी दिखाई नहीं दे रही। इस हवाले से आपके पास ये जो 5 रुकनी कमेटी बनी है, आपके पास क्या अपडेट है? जो जब इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की हुकूमत हटी, तो ये हमारी आज़ाद कश्मीर सारी रवायत यही रही है, सियासी रवायत की इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद में भी हुकूमत फौरी तब्दील होती है। तो
उस हालात से फ़ायदा उठाकर तनवीर इलियास साहब ने एक अटैम्प्ट की, वो उसमें 100% कामयाब हुए। तो उन्होंने इस्लामाबाद के उस गैर यकीनी जो सियासी सूरत से फ़ायदा उठाकर अपने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश करके तो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो जो उनका यानी शाह साहब हमने कई प्रोग्राम में कहा, जो तनवीर इलियास साहब का तजर्बा था या जो उनकी यानी पहचान थी कि वो एक बेहतरीन कारोबारी शख्सियत हैं, तो यानी कय्यूम नियाज़ी साहब को हटाकर अभी जो PTI ने हुकूमत की तब्दील की है, इससे फ़ायदा अवाम को होगा, तमीर तरक्की आएगी, सोच आएगी। यानी उसमें ये कोई सरमाकारी के लोग आएंगे, टूरिज्म आएंगे और लोगों ने कहा, लेकिन उससे उलट हो गया। यानी जो 8 माह गुजारे यानी कय्यूम नियाज़ी साहब ने, तो कय्यूम नियाज़ी साहब के बारे में था कि इनका कोई तजर्बा नहीं है और इस वजह से इनका आपस में पार्लियामानी पार्टी में इख्तलाफात हैं, लिहाजा PTI 3-4 ग्रुप हैं, बरसर सुल्तान MLAs को एक उनका जलसा हो रहा है, तनवीर इलियास साहब ने 8-10 लोग अलग रखे हुए हैं। तो वो 8 माह ये कय्यूम नियाज़ी साहब के ऐसी तरह आपस में यानी लड़ाइयों में गुजर गए। और जब ये हुआ कि PTI गठी हो गई, बरसर सुल्तान तनवीर इलियास साहब गठे हुए, ज़रा इख्तलाफात ख़त्म हो गए तो लोगों को फ़ायदा होगा। अब उसमें उलट ये हुआ कि तनवीर इलियास साहब वज़ीर-ए-आज़म तो बन गए, अभी वहाँ थे कि गवर्नेंस कैसे होती है कि प्राइम मिनिस्टर खुद पहले ऑफिस बैठेगा, प्राइम मिनिस्टर खुद व्यक्ति की पाबंदी करेगा, और जब प्राइम मिनिस्टर खुद व्यक्ति की पाबंदी करेगा तो ब्यूरोक्रेसी वज़रा सारे दफ्तरों में आएंगे। हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर जो सरकारी अमूर था जिसका उन्होंने हल्फ उठाया था, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने वक्त ना दे पाए, अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। आला सतह पर इजलास हैं, कई आला 1 दर्जन से ज़ायद आला सतही जो मीटिंग है वो इसलिए कैंसिल हो सके कि प्राइम मिनिस्टर कहीं किसी और निजी मसरूफियत में थे और वो आला सतह इजलास नहीं हो पाए। और ये जो हालात हैं, इस पर तशवीश पाई जा रही है इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद में तमाम हलकों में तशवीश पाई जाती है। आज़ाद कश्मीर की सियासी जुबातों में तशवीश जा रही है। आज़ाद कश्मीर जो ब्यूरोक्रेसी में है कि हम जो वज़ीर-ए-आज़म जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है, सारी फाइलें वहाँ नहीं है, वहाँ से ही सारे हो गए। तो इस हवाले से शाह साहब 3-4 दिन पहले इस्लामाबाद में आला इजलास हुआ और जो यानी पीपल्स पार्टी और यानी नून लीग की जो मरकज़ी क़यादत है, इन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें उसमें यानी सैयद खुर्शीद शाह या उसमें कमर ज़मान कायदा और बरजेश ताहिर और शाहिद खाकान अब्बासी और अयाज सादक साहब, ये इन सारी हालात का जायज़ा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी नूर और यानी नून लीग का आज़ाद कश्मीर का अपने भी यानी 2-3 इजलास हो चुके हैं। ये सिर्फ बजट का इंतज़ार में थे कि बजट हो ताकि यानी जो है बजट जो है ना पास हो। लेकिन ये भी शाह साहब हम कहते हैं ये को अच्छी बात है कि अदम इस्तेकाम होगा। पिछली जो यानी 2006 से 2011 जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 4 वज़ीर-ए-आज़म बदले हुए, उसमें आदमी इस्तेकाम का ये हुआ कि हमारे तो 2005 में ज़लज़ला आया हुआ था तो सारे स्कूल डिस्टर्ब हुए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना था सारा नहीं सका कि सियासी आदमी अभी अगर यही अभी यानी तनवीर इलियास साहब को 2 माह हुए, अगर ये एकदम हटेंगे फिर एक और वज़ीर-ए-आज़म, ये सारे का सारा मलबा सारे के सारा जो है ये अवाम पे पड़ेगा, अवाम मुतासर होंगे। और सारे इन लोगों तो ऐसी आज अपोजिशन का हुकूमत आ जाएगी, फिर वो आएंगे उनके खिलाफ एक और आदमी आ जाएगी। कल पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, अगर इमरान खान साहब दोबारा आ जाते हैं हुकूमत में, फिर और यानी तो ये वो सूरत हाल है जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को इस पे ज़रूर हमारे पार्लियामान को सोचना चाहिए। जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे असम्बली में आते हैं उनको सोचना है कि उनका मकसद क्या है। अगर तो उन्हें सिर्फ वज़ीर बनना है, उन्होंने अपने झंडियाँ लगा कर फिर रही हैं, तो फिर ये एक्सरसाइज क्यों करते हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर का इशूज़ है और तालीम का यानी जैसे आपने कहा तालीम का इशू है, सेहत का इशू है। हमारे पास अदारे कोई नहीं है कि जिसको हमको मिसाल बना कर दुनिया के सामने पेश करें। तो ये था कि हमारी अभी भी पार्लियामान को बजाय आदमी इस्तेकाम से उचारो सारे इकट्ठे बैठे हैं। आज अपोजिशन जो कल अपोजिशन एहतियात की अपोजिशन बजट प्रोसेस में आना चाहिए था, अपनी तजवीज़ देनी चाहिए कि यार ये हमारे पे आपने इस शोबे के लिए इस शोबे के कम पैसे रखे हैं, ये पैसे उठाकर यहाँ लगाएं, तो यो ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल मेरे पास इत्तलात हैं। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से वापस आकर हम इसी अदम इस्तेकाम जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त खबरें चल रही हैं अदम एतमाद के हवाले से या इस प्राइम मिनिस्टर जो अभी 2 माह हुए इनके खिलाफ साजिशों के हवाले से हम उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम जिस तरह से गुफ्तगू जहाँ छोड़ी थी और जिस हवाले से मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट उनके भाई हैं, वो मिनिस्टर भी हैं और उनका बेटा वो भी मिनिस्टर हैं। लेकिन शुनीद है, मैं कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन शुनीद है कि कल उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, चूँकि
जो वज़ीर आज़म साहब ने इमरान खालिद साहब की एक्सटेंशन 3 साल की कर ली, MDA के जो चेयरमैन है, उस हवाले से उनको शदीद उनके तफज़ात हैं, नाराज़गी है। जी आपके पास क्या शाह साहब, ये जो MDA आपको पता जा रहा है, ये बैरिस्टर सुल्तान का अपना ज़िला है। जी अपना ज़िला, आज़ाद कश्मीर की सियासत है गुज़श्ता आप यूँ 1985 लेकर आज तक ये MDA के इर्द गिर्द घूमती है। जी बिल्कुल, सारे मफादात वहाँ पे हैं, प्लाट वहाँ बल्कि मुजफ्फराबाद तक सारा पैसों का जो खेल है वो MDA से है। तो ज़रा इस तब जब ये PTI की हुकूमत आ गई तो बैरिस्टर सुल्तान की तवक्को के बरखिलाफ़ हैं, एक शख्स को इंग्लैंड से बुलाकर MDA का चेयरमैन बना दिया गया। और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म क़य्यूम नियाज़ी साहब ने कहा कि ये मुझे फोर्स किया गया है, मुझे इस्लामाबाद से इमरान खान साहब की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि इस शख्स को MDA का चेयरमैन बनाना। इस पर भी उस वक्त बैरिस्टर ने शदीद एहतजाज किया कि मेरा हल्का इंतखाब था, मेरा हल्का और ये मेरा राइट था। तो आपने इसी के ऊपर क़य्यूम नियाज़ी और बैरिस्टर सुल्तान का शदीद इख्तिलाफ हुआ था, जो अदम एतमाद की वजह भी बना। अभी ये था कि इसकी 1 साल के लिए हुआ था, तो ये अक्टूबर में इसकी जो मदद पूरी होनी है। और यही था कि इस यानी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने, जो हमारी इतलात हैं कि इसमें तनवीर इलियास साहब ने बैरिस्टर साहब से इनको यकीन दहानी दे रखी थी कि इसकी मैं तोसी नहीं करूँगा और अक्टूबर में आपका नया बंदा MDA का चेयरमैन लग जाएगा। अब कल परसों ये हुआ कि बैरिस्टर हमारे सदर वज़ीर-ए-आज़म ने एक साथ खाना खाया रात का, और ये था कि शायद कोई बर्फ़ ये पिघल जाएगी, और वज़ीर-ए-आज़म ने इशूज़ थे उनके सदर के साथ। तो जो वो खाना खा कर निकले तो फिर अगले दिन उसी शाम को ये नोटिफिकेशन आ गया कि जो MDA का जो DG है इसकी मुद्दत में 2 साल की तोसी कर दी। इस पर हमारे ज़राए के वहाँ बैरिस्टर सुल्तान के ग्रुप ने शदीद एहतजाज किया, और पहले मरहले पर जो 2 वज़रा हैं वो काबीना का उन्होंने जब बाइकाट किया कि हम नहीं जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सख्त पैगाम दिया गया कि आपने एक दफ़ा फिर जो वादा किया था वो आपने उससे वादा खिलाफी की है, तो लिहाजा हम अपना फ़ैसला करने में आज़ाद हैं। एक तो पहले ही आपको याद है कि वहाँ इस समय जो PTI की इस वक्त भी जो वहाँ पर जो इनकी पार्लियामानी पार्टी है वो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात से 2-4 है, वज़रा में उस तरह का नहीं है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का एक अलग ग्रुप है, बैरिस्टर का अलग है। यानी चौधरी अनवर हक साहब स्पीकर असम्बली, याद होगा आपको, उनका एक अलग यानी दाड़ा बना के रखें। तो इस वक्त बदकिस्मती है कि जो PTI आज़ाद कश्मीर है जो 3-4 दड़ों में, और इस जो DG MDA है इसकी तोसीन है, एक नया यानी मास खोला है। और यही शायद वही वाला बनेगा कि जो यानी जिस तरह के साथ क़य्यूम नियाज़ी साहब को इसकी यानी DG MDA की वजह से यानी घर जड़ में। अच्छा जी, हम चूँकि हमारे पास वक्त बहुत ही मुख्तसर रह गया जी, राय साहब ये बकरवाल के साथ जो हादसा पेश आया, जो सर्दी की वजह से हम गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर उनको प्रॉपर्ली रेस्क्यू नहीं कर सकी, उन लोगों को करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हो गया। मुख्तसर देखिए, जो मालियाती तब्दीली था तो पहले से महकमा मौसमियात पेशुनगी कह रखी थी कि ये जो 16 से 17 ये जून के दरमियान ये जो हफ्ता है, ये इसमें पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर पूरे इसने अलार्म वार्निंग जारी की थी कि यहाँ सख्त किस्म का मौसम होगा और उसमें शदीद बारिश होंगी। शाह साहब, ये श्रीनगर या जो आज़ाद कश्मीर है, यहाँ जो लोगों का ये 100 साल की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि जून में इतनी 3-4 फुट जो है बड़ी हो। और मैं मकबूजा कश्मीर के बारे में मैं उसने वो देख रहा था, उसके 100 साल तारीख में जून के महीने में इतना कम टेम्परेचर नहीं हुआ। तो एकदम जब वहाँ हालात पैदा हुए तो उन्हें तो ये चाहिए था कि लोग वहाँ सिविल सोसाइटी भी मौजूद है, वहाँ और लोग भी मौजूद हैं। जब ऐसे हालात थे तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी होना चाहिए था, ताकि लोग ये गरीब लोग हैं ज़रा इनका जो नुकसान न होता। तो ये हुआ कि एकदम ये ऊपर चले गए रत्ती गली में, जहाँ पे यानी उसमें यानी बर्फ आ गई, सैकड़ों बकरियां भेड़ें हैं, ये सारे लोग। अच्छा राय साहब, हम जाते हैं इमीडिएटली, हम अपने उस कोहटा जो हरी सिंह था, जो आखिरी हमारा जो महाराजा था, उसने वहाँ रानी बाग के नाम से एक बहुत खूबसूरत अपनी बीवी की मोहब्बत में एक बाग बनाया था और खूबसूरत सैरगाह बनाई थी। मैं ये चाहूँगा कि नाज़रीन अपनी इस वीडियो क्लिप में देखें कि वो जो सैरगाह है उसने जो बनाई थी, हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट ने इसकी प्रमोशन या वहाँ लोगों को जाने के लिए जो एक्सेस है क्या वो प्रॉपरली दी है, वहाँ इल्म भी है लोगों को कि ये सैरगाह मौजूद है, ये इतना खूबसूरत जो यानी जो एरिया है, जो बाग है, क्या वो मौजूद है, लोगों को आज से कितना अर्सा पहले जो महाराजा हरी सिंह, उससे पहले गुलाब सिंह, बाकी लोगों ने, डोगरा हुक्मरानों ने वो एक नक्शे के तहत यानी आने वाले हालात को देखकर आगे बढ़ रहे थे। तो हम ये तो वो तो उनसे किया, हम क्या कि इन 74 सालों में हमने क्या किया, हमारी हुकूमत ने किया, हमने कौन से बाग बनाए, हमने सियासत की तरक्की के लिए क्या किया, जो हमारे पास पॉइंट मौजूद थे हमने उनका सत्यानाश किया। आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमारे सियाह जाकर वहाँ सियाती मकामात के जिस तरह के साथ वहाँ हम मतलब कचरा फेंक रहे, यानी
बहुत अजीब सी सूरत हाल है ये। नाज़रीन, वक्त चूँकि मेरे पास बहुत लिमिटेड रह गया, बाग आज़ाद कश्मीर एक बहुत बड़ी खबर है। मैं ये समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कि बाग आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान साइंसदान, कामरान अमीन उसका नाम है, वो उसने बैटरी जो है वो 2 मिनट में चार्ज हो सकती है। वो इस वक्त PhD कर रहा है, चाइना में मौजूद है। चाइना की लेबॉर्ट्रीज में एक सक्सेसफुल जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो कर चुके हैं और वहाँ की एक कंपनी ने उसकी खिदमात को मुस्तार लिया और वो बैटरी अभी 2 मिनट में जो चार्ज हो सकेगी, जिसके लिए हमें घंटों चाहिए उस बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो हम आइंदा आने वाले वक्तों में अपने इस मोबाइल में भी लगाते हैं और कारें आ रही हैं और कारों में जो लगाएंगे, उन कारों में उनके लिए जो बैटरी आइंदा बन रही है, वो चाइना ने इस बच्चे की इन्वेंशन को अडॉप्ट करते हुए नई बैटरी है जो 2 मिनट में चार्ज हो जाएंगी। ये है बाग आज़ाद कश्मीर के उस नौनाल, उस होनार बच्चे का, उस साइंसदान का, जिसके बारे में आज़ाद कश्मीर में अभी तक कोई इल्म नहीं है, ना हमारे वज़ीर-ए-आज़म को इल्म है, ना हमारे वुज़रा और वहाँ की सिविल सोसाइटी को इल्म है। इसी के साथ बाग आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के एक सबसे बड़े आलम जो शहनशाह नकवी के नाम से मशहूर है और जाने जाते हैं, और वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के सबसे बड़े दाई है। इस वक्त पाकिस्तान में जो पिलर का काम कर रहे हैं, तमाम अकायद के दरमियान जो एक मुत्तफ़िक़ा जो एक शख्सियत है जिनकी क़यादत को तस्लीम किया जाता है, वो शहनशाह नकवी है। वो बात तशरीफ़ ले जा रहे थे, उस किसी बंदे की दरख्वास्त पर इंतज़ामिया ने उनके जाने पर पाबंदी लगा दी। आज बाग में सारे लोग जो है फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखने वाले या उनके जो हमदर्द जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ एक एहतजाज शुरू किया हुआ है। मैं इस प्रोग्राम की तवसत से अपनी इंतज़ामिया से और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से ये अपील करूँगा कि इस किस्म के उलमा जो हैं, चाहे वो किसी फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखे हो, लेकिन वो आलिम हैं, इल्मी लोग हैं, इल्म के हवाले से अगर वो बात करने आपके शहरों में आते हैं तो उनका इस्तकबाल कीजिएगा, उनके खिलाफ रुकावटें या उन्हें पुलिस गर्दी के हवाले ना कीजिएगा। ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त वहाँ बाग में जितने भी फ़िक़्ह के लोग हैं, जितने कबाइल हैं, जितने लोग हैं, वो उनकी तकरीर सुनने आते और वहाँ से इल्म लेके जाते। अगर दौरान तकरीर कोई ऐसी बात करते जिस पर कोई दूसरे फ़िक़्ह के बंदों को इतराज़ होता, तो उस पर एहतजाज उनका हक बनता था और वो इंतज़ामिया को बताते। लेकिन उससे पहले ही उन पर पाबंदी लगाना, मैं ये समझता हूँ कि ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को, IG आज़ाद कश्मीर को, वुज़रा को इस पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। इसी पर आज हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। राय साहब, आपकी बहुत मेहरबानी है, आप तशरीफ़ लाए, और हम ये समझते हैं कि इस हमारे प्रोग्राम की तवसत से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तक जो हमने गुज़ारिशात पेश की हैं, या G20 के हवाले से या हिंदुस्तान के हवाले से, हमारे जो डायस्पोरा में जो कश्मीरी रहते हैं, वो इस हवाले से ध्यान देंगे और एक तहरीक चलाएंगे। इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।